सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम 2025 से संबंधित है साइकोलॉजी की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है वो आपके लेवल 1 है और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न अपना क्या है? विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार बालक सर्वप्रथम सुनना, फिर बोलना, तत्पश्चात पढ़ना और अंततः लिखना सीखता है? तो देखो, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले बालक है वो सुनना सीखेगा, ठीक है। उसके पश्चात आपके बोलना सीखेगा, ठीक है। उसके पश्चात पढ़ना सीखेगा और उसके पश्चात है वो लिखना सीखेगा। तो ये सीखने का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी में प्रोक्सिमो डिस्टेंस सिद्धांत। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा विकास क्रम का सिद्धांत। मतलब इन सब चीजों को बच्चा है वो क्रम से सीखता है। पहले सुनना सीखता है, ठीक है, उसके पश्चात बोलना सीखता है। ऐसा नहीं कि पहले बोलना सीख जाएगा, कभी नहीं सीख जाएगा। विकास का एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित क्रम होता है। पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और उसके पश्चात है वो लिखना सीखेगा। तो क्रम से इन चीजों को सीखा जाता है, इसलिए ये कहलाएगा विकास क्रम का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, किलपैट्रिक ने मानव विकास की कौन सी अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा है? तो किलपैट्रिक ने कौन सी विकास की अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी में है गर्भावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन है सी हो जाएगा किशोरावस्था। देखो, इसके अपन ट्रिक की बात करें, ठीक है, ट्रिक की अगर अपन बात करें तो इसका ट्रिक हो जाएगा किलपैट्रिक, है ना। किलपैट्रिक में पहले क्या आ रहा है? के आ रहा है। और किशोरावस्था में भी पहले क्या आ रहा है? ठीक है, के आ रहा है। क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो के फॉर किलपैट्रिक हो जाएगा। के फॉर क्या हो जाएगा? के फॉर किलपैट्रिक और के फॉर क्या हो जाएगा आपके किशोरावस्था। तो के से याद रखना है, के फॉर किलपैट्रिक और के फॉर किशोरावस्था, ऐसे याद रखना है। तो ये इसका आपके क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनको पढ़ना है और फिर कूट की पहचान करनी है और सही कूट की पहचान है वो करनी है अपने को। सही कूट कौन सा है? तो पहला कथन है, आरंभ में शिशु के संवेग तीव्र होते हैं। 2 नंबर पर है, आरंभ में शिशु के संवेग अस्थिर होते हैं। और 3 नंबर पर है, धीरे धीरे संवेगों की तीव्रता एवं अस्थिरता घटती जाती है। अब देखो, कूट क्या है? कूट है केवल 1 सही है, केवल 2 एवं 3 सही है, सी में केवल 3 सही है और डी में 1, 2 एवं 3 सभी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एवं 3 सभी सही है। मतलब जो आरंभ में जो शिशु के जो संवेग होता है वो तीव्र होते हैं, तेज होते हैं ना। जैसे मान लिया कि उसको थोड़ी सी भी भूख लग गई तो वो जोर से रोएगा और तेजी से रोएगा, चिल्ला चिल्ला के रोएगा। आगे बात समझ में? इसके साथ आरंभ में शिशु के जो संवेग होता है वह अस्थिर होता है, मतलब स्थायी नहीं होता है, अस्थिर होता है। जैसे उसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति कर दी तो वो हाथों हाथ है वो चुप रह जाएगा, मतलब संवेग है वो शांत हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा धीरे धीरे संवेगों की तीव्रता एवं अस्थिरता घटती जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है संवेगों का जो तीव्रता होती है वो घटती जाती है और संवेगों में स्थायीपन आने लग जाता है। तो तीनों ही सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न देखो क्या है? चौथा है अपने, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। वृद्धि और विकास, है ना, किसकी बात कर रहा है? वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को अपन बहुत सारे क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इनमें से अपने को पूछ रहा है कि वृद्धि और विकास को आप किस श्रेणी में रखोगे? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता की श्रेणी में, ऑप्शन बी सीखने की परिस्थितियों एवं वातावरण की श्रेणी में, ऑप्शन सी शिक्षक की श्रेणी में,
ऑप्शन डी अधिगम की प्रक्रिया की श्रेणी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा अधिगमकर्ता की श्रेणी में, क्योंकि जो वृद्धि और विकास है वो अधिगमकर्ता सीखने वाले से संबंधित है। भाई वृद्धि किसकी होगी? सीखने वाले की होगी, कोई किताबों की तो होगी नहीं, है ना। और विकास किसका होगा? बच्चे का ही तो विकास होगा। तो ये तो अधिगम से संबंधित है ना, अधिगमकर्ता से संबंधित। सीखने की परिस्थिति वातावरण में कोई वृद्धि थोड़ी होती है। अरे कोई सीखने की परिस्थिति में वृद्धि या विकास थोड़ी होता है, वातावरण में वृद्धि और विकास थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित नहीं है, अधिगमकर्ता हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न देखो क्या है। पांचवा अपने पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? मतलब है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक किस अवस्था में बालक में भाषा का विकास ठीक से प्रारंभ हो जाता है और वो अभिव्यक्ति के लिए भाषा का है वो उपयोग करने लग जाता है, या भाषा उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है वो बन जाता है। ऑप्शन ए। जैसे देखो अपन बात करें इंद्रजनित अवस्था की बात करें, है ना। आपको पता है 4 अवस्थाएं इसने जीन पियाजे ने बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। पहली बताई थी आपके इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथी आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सी जो अवस्था है जिसमें बालक भाषा का उपयोग है वो करने लग जाता है, मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम है वो भाषा बन जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बालक है वो अब अभिव्यक्ति के लिए भाषा का उपयोग है वो करने लग जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न देखो क्या है। छठा अपने कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? मतलब कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार आत्म पूरक पारस्परिकता है वो किस चरण में शामिल है ना। आगे देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ऑप्शन बी है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ऑप्शन सी में दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, ऑप्शन डी में सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुखता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता से संबंधित है कौन? आत्म परिपूरक पारस्परिकता का संबंध। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत क्विज मिलता है, तो उन क्विज को अटेंड करके आपने अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। तो अब बात करते हैं अगले 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या देखो। 7वां प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा नहीं किया गया था? मतलब यहाँ पे जो ये सिद्धांत दे रखे इनमें से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने नहीं किया था? ऑप्शन ए समरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन बी संयोजनवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्थानांतरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी में सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो देखो क्या होगा। देखो समरूप तत्वों का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और स्थानांतरण का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे? थार्नडाइक ने दिए थे। लेकिन सामान्यीकरण का सिद्धांत है वो है आपके थार्नडाइक ने नहीं दिया था, वो दिया था आपके चार्ल्स जुल्ड ने। किसने? चार्ल्स जुल्ड नामक वैज्ञानिक ने, या जिसको अपन जड़ वैज्ञानिक बोलते हैं ना, तो चार्ल्स जुल्ड ने यह सिद्धांत दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। अगले 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न अपना किसके अनुसार शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारण की योग्यता ही बुद्धि है? मतलब ये किसने कहा है कि शीघ्र अधिगम या अधिगम को धारण करने की जो योग्यता है वो बुद्धि है? ऑप्शन ए बकिंगम, ऑप्शन बी है रेक्स एवं नाइट, ऑप्शन सी में गेरट और ऑप्शन डी में हेबर और फ्राइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा हेबर और फ्राइड ने कहा था कि शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारण योग्यता की ही बुद्धि है। अगले 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या देखो। शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक अपंगता या अक्षमता, शारीरिक अस्वस्थता, असाध्य बीमारियों से ग्रसित और परेशान व्यक्ति खाली जगह का शिकार हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल है, अपंग है,
अक्षम है ना, या शारीरिक अस्वस्थ है, या असाध्य बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित है, तो वो किसका शिकार हो जाएगा, वो अपने को बताना है। ऑप्शन है दुश्चिंता, ऑप्शन बी मानसिक मंदता, ऑप्शन सी कुसमायोजन, ऑप्शन डी हीनता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी सी हो जाएगा, कुसमायोजन। मतलब यदि कोई व्यक्ति दुर्बल है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, अपंग है ना, या असाध्य बीमारियों से ग्रसित है, तो वो कुसमायोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अगले और आज के अंतिम लास्ट 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथियों का आकार उम्र बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। मतलब हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिनका आकार उम्र बढ़ने के साथ घटता है। ऑप्शन है थाइमस, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी ओडिपस ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखो ओडिपस तो एक काल्पनिक ग्रंथि है। क्या एक काल्पनिक ग्रंथि होती है, ये कोई ग्रंथि होती नहीं है, ठीक है। थाइमस और पीनियल ग्रंथि है, इनका आकार है वो उम्र बढ़ने के साथ में घटता जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।